आज फिर कुछ बकवास करने का मन हो रहा है, कुछ बातें फिर अभिव्यक्त करने की इच्छा हुई, आपसे साझा कर रहा हूँ। शायद आपको पसंद आए, ना आए तो भी कोई बात नहीं। तकनीकी का एक प्रयोग है, सारी दुनिया लगी हुई है अपनी अपनी बात रखने। मैं भी उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। आज रोग से संबंधित कुछ बातें करने जा रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ। हो सकता है गलत भी हो सकता है इनसे कोई आपका इत्तेफाक ना हो। शरीर हमारा एक उपकरण जैसा है, मशीन जैसा। जैसे कोई कार है या कोई और मशीन होती है, ठीक उसी तरह कार एक उदाहरण ले रहा हूँ। और हमारे शरीर में एक और खूबी है, जिसको मैंने एक नाम दिया है। इसके अंदर NI है। NI मीन्स नेचर्स इंटेलिजेंस कहें या नेचुरल इंटेलिजेंस कहें। यह इनबिल्ट है, प्रकृति प्रदत्त है। तो इस खूबी के साथ हमारे शरीर की कुछ समानता अगर देखें तो दुनियावी जो मशीनें हैं उनसे मिलती जुलती है। और हम बीमार कैसे पड़ जाते हैं, शरीर हमारा बीमार कैसे होता है, वो एक सामान्य चर्चा उस पर करूँगा। जैसे नई कार खरीद के लाते हैं, अभी अभी शोरूम से निकली है, सब चीज़ें एकदम बढ़िया काम कर रही हैं। ठीक ऐसा ही जब हमारा जीवन इस पृथ्वी में आता है, ये शरीर तमाम खूबियों के साथ, तमाम संभावनाओं के साथ बहुत बेहतरीन तैयार होके आता है। कई बार जैसे किसी उत्पाद में निर्माण के समय ही दोष आ जाते हैं, उसी तरह से कुछ शरीर में कुछ लोगों के साथ, कुछ जीव के साथ ये दोष आ सकते हैं। उसके भी कुछ कारण होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। उसके वैज्ञानिक कारण होंगे। उनको अगर हम एक तरफ रख दें तो एक शोरूम से जो कार आई है या एक जीवन का जन्म हुआ है, एक जैसा लीजिए। कार जब चलाई जाती है, ड्राइव की जाती है, रोड पे आ गई, ऑन रोड, ठीक ऐसा ही हमारा जीवन अब संसार में चलने लगा। तो जैसा कि कार की लाइफ या कार का निरोग होना किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक तो हम कार को कहाँ चला रहे हैं, किसके लिए बनी हुई है। दूसरा, किस ढंग से चला रहे हैं, उस ड्राइवर के ऊपर निर्भर करेगा। तीसरा, उस कार में अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहा है तो उसका हम मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं। ठीक इन्हीं 3 उदाहरणों को अपने जीवन में देखिए। आप किन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या ऐसी जगह आपको जीना पड़ रहा है जहां संक्रमण हो,
जहाँ पर विपरीत परिस्थितियाँ हों, जैसे आपकी कार सामान्य सड़क के लिए बनी हुई है, आप उसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाएं, जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर हमें विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो शारीरिक परिस्थिति हो, पर्यावरणीय परिस्थिति हो, मानसिक परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है, तो हमारी भी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक क्षमताएं प्रभावित होंगी और हम कहीं ना कहीं रोगग्रस्त होने की संभावना से युक्त हो जाएंगे। जब अच्छी सड़क पर या अच्छे वातावरण में हम रह रहे हैं तो इसकी संभावना कम हो जाएगी, जैसे कार की खराब होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी चीज, यदि खराब सड़क पर भी, खराब परिस्थितियों में भी हमारा ड्राइवर कुशल है, वो जान रहा है कि यहाँ गड्ढे हैं, उबड़ खाबड़ है, इसको बचा के चला जाए। इससे हम कैसे बचाते हुए अपनी कार को चलाएं ताकि कम से कम नुकसान हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को कैसे बचाते हुए निकल के चलते हैं। तो ये हमारे जीवन को रोग मुक्त होने में मदद करेगा। मतलब ड्राइवर की अपनी जिम्मेदारी है। ड्राइवर अर्थात हम स्वयं अपने ड्राइवर हैं, अपने शरीर के, अपनी परिस्थितियों के संबंध में निर्णय लेने की हम में क्षमता हो, हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो हम अगर अपने जीवन को इन उबड़ खाबड़ रास्तों में भी, ऐसी परिस्थितियों में हमारा जीवन है जहाँ से हमें निकलना संभव नहीं है, वहाँ रहना ही होगा परिस्थिति बस। किंतु यदि हम उन उबड़ खाबड़ रास्तों में भी थोड़ा संभाल कर चलाएं, गड्ढों से गाड़ी को बचा के निकालें, धीरे चलाएं, सावधानी से चलाएं, और अगर इन्हें थोड़ी सी योग आदि की भाषा में कहूँ तो सम्यक समझ के साथ चलाएं, या भगवान बुद्ध की भाषा में कहूँ तो निरोध का प्रयोग करें। भगवान बुद्ध ने जो कहा है, 4 आर्य सत्य कहे हैं, दुख, समुदय, निरोध और पटिपदा। तो निरोध का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम निरोग होने से, हमें कोई नहीं रोक सकता, रोग से हम बच सकते हैं। इसके बाद तीसरी स्थिति आती है, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, हम ड्राइविंग अच्छी कर रहे हैं, सम्यक जीवन जी रहे हैं, किंतु समय के साथ वाहन में खराबी आ ही जाती है। ये काल का क्रम है। तो जब वाहन में खराबी आ जाती है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको रिपेयर करें। ठीक ऐसे ही यदि हमारे शरीर में, मन में या भावनाओं में कहीं कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के कारण, विपरीत परिस्थितियों के कारण नहीं है तो समय के साथ भी हो सकता है, तो उस दोष को समय रहते हम ठीक कर लें। और ये तभी संभव है जब आप सजग हैं,
और इस सजगता के लिए ही मैं योगाभ्यास के लिए निवेदन करता हूँ। सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया युक्ति है कि यदि आप योगाभ्यास कर रहे हैं, योग युक्त होते हैं, तो सजग हो जाते हैं आपके भीतर के संसार के प्रति और बाहर के संसार के प्रति, दोनों के प्रति। तो जैसे ही आपके भीतर विपरीत परिस्थितियों के कारण या समय के कारण कोई दोष उत्पन्न होता है, शरीर, मन, भावनात्मक किसी भी स्तर पर, वह दोष तत्काल आपकी समझ में आ जाता है, तत्काल आप जान जाते हैं कि ये दोष उत्पन्न हुआ। शरीर का भी NI बताने लगता है कि यहाँ दर्द हो रहा है या यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, तो उसको तत्काल आप समझ जाते हैं कि यह क्या कह रहा है। और चिकित्सा पद्धति में हम क्या करते हैं, उस NI के संकेत को किसी औषधि के द्वारा ये कह देते हैं कि चुप रह, ज्यादा बात मत कर। आप ऐसी कुर्सी में दिन भर बैठे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भले वैज्ञानिक लोग या समझदार लोग ये मानते होंगे कि ऑफिस चेयर बहुत बढ़िया है, इसमें बैठना बहुत अच्छा है, कुर्सी बेचने वाले आपको बोलते होंगे कि शानदार चेयर है। लेकिन यदि आप योगाभ्यासी हैं, सजग हैं, तो उस कुर्सी पर बैठते ही आपको पता लग जाएगा कि नहीं, इससे मेरे शरीर के इन हिस्सों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और किसी मजबूरी के कारण, जैसा कि मैंने कई बार भोगा है, किसी बैठक में गया हूँ, बड़ा कार्यालय है, बड़े अधिकारी हैं, और उस बैठक में ऐसी कुर्सियाँ उपलब्ध हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मुझे बैठना है, मेरी व्यवस्था है। घंटे 2 घंटे बैठक चल रही है, बैठे हैं, मालूम है कि शरीर के इन हिस्सों में इसका दुष्परिणाम हो रहा है, लेकिन बैठना मजबूरी है। पता चल गया, तो जैसे ही पता चला, हम भाग तो सकते नहीं। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब हम योग युक्त होते, योगाभ्यास करते हैं, वो जो दोष उत्पन्न हुआ था 2 घंटे बैठने से, उसको योगाभ्यास रिपेयर कर देता है, ठीक कर देता है। ऐसे ही जीवन के बहुत सारे आयाम हैं जहां आपको पता लग जाएगा कि मैंने यह खाया, इस समय खाया, इसका ये दोष उत्पन्न हुआ। सजग हैं तो भविष्य में आप उसे पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि आप सजग हैं, आपको पता है इससे ये नुकसान होगा। लेकिन अभी आपने खा लिया, किसी बर्थडे पार्टी में गए, कहीं गए, किसी ने निवेदन कर लिया कि नहीं लीजिए थोड़ा सा, तो योगाभ्यास करने से, योग युक्त होने से हमारे पास ये क्षमता विकसित हो जाती है कि हम उस दोष जो उत्पन्न हुआ है उसकी भाषा को समझते हैं। NI हमको जो बताता है कि अरे ये ऐसा हुआ, तुरंत उसकी भाषा को समझते हैं कि दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसे कैसे मैं ठीक कर सकता हूं। अगर हम योग युक्त नहीं है तो दर्द हो रहा है तो हम दर्द निवारक गोली खाएंगे, और दर्द निवारक गोली खाने से क्या होगा, वो जो दर्द है बता रहा था वो संकेत मिलना बंद हो जाएंगे। और एक चीज और संभावना है कि हमारे शरीर की स्वयं की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाए। जैसा कि हमारा शरीर एक ऐसा ऑटोमेटिक स्वयं के द्वारा नियंत्रित किसी भी सामान्य दोष को स्वयं ही ठीक करने की क्षमता रखता है,
ऐसा सुंदर शरीर वो अपनी धीरे धीरे क्षमताओं को खोने लगता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप औषधि न लें, आवश्यकता है अवश्य औषधि लें। एलोपैथी की शरण में जाना है एलोपैथी में जाए, आयुर्वेद की शरण में जाना है आयुर्वेद की शरण में जाए। जो भी चिकित्सा पद्धति आपको अच्छी लगती है, क्योंकि जब रोग हो चुका है तो जो भी उस रोग को ठीक कर दे वही औषधि है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आपका रोग किसी झाड़ फूंक से ठीक हो रहा है तो वह भी ठीक है। यहाँ पर मैं झाड़ फूंक को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जिस भी पद्धति से आपका रोग ठीक हो जाए उचित है। लेकिन यदि आप योग युक्त हैं, योगाभ्यासी हैं, तो आपको रोग की शुरुआत में ही, रोग होने से पहले ही पता चल जाएगा कि इस कारण से ये दोष उत्पन्न हो रहा है और इसका ये निदान संभव है। अधिकांशतः तो मैंने यह पाया है, अपने अनुभव से कह रहा हूं कि अधिकांश रोग स्वयं ठीक हो जाते हैं। हमें योगाभ्यास का थोड़ा सहारा लेना चाहिए। थोड़ा सहारा क्या लेना चाहिए? योगाभ्यास उस दिशा में काम करता ही है और इसीलिए अधिकांश लोगों ने उसको प्रचारित कर दिया है रोग निवारक उपाय के रूप में, चिकित्सा पद्धति के रूप में। हालांकि उसका बहुत व्यापक आयाम है, क्योंकि हम इतनी दूर जा कर के इस दिशा में काम करते हैं कि शरीर सहज ही अपने आप उसको ठीक कर लेता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा दर्द है और मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई ना कोई दवाई लेनी होगी। बेटा डॉक्टर है, बेटा सलाह भी देता है। एक दो बार तो ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है आप इंजेक्शन ला के रख लो, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इंजेक्शन लगा लेंगे, दवाई ला के रख लें। और मुझे थोड़ा भरोसा होता है अपने ऊपर, तो मैं उस भरोसे के साथ देखता हूँ, आवश्यकता होगी तो तुम्हें खबर करूँगा। और इसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रभु की कृपा वह धीरे धीरे 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है। सामान्यतः दवा लेने की, इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ी सी सहन शक्ति होनी चाहिए, और वह सहन शक्ति वास्तव में उस रोग के तैयार होने के समय उसके संकेतों को जानने की होती है। वो जो बता रहा है शरीर, वो जो बता रहा है एनआई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसको हम जाने समझे। तो ये कार से और शरीर की तुलना करते हुए मैंने कुछ रोग के संबंध में कहा, और ये केवल शरीर के रोगों तक सीमित नहीं है, ये मन और भावनात्मक क्षेत्र है, वहाँ तक है। थोड़ा सा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की भाषा में बोलूँ तो सूक्ष्म शरीर तक भी इनके प्रभाव जाते हैं, क्योंकि हम जब योगाभ्यास करते हैं तो केवल स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं रहते हैं। प्राणायाम करते हुए स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के साथ भी जब प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव भी स्थूल शरीर की तरफ आता है। वैसे तो मैं योगाभ्यास शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि योग को काफ़ी निंदित कर दिया गया है, काफ़ी बाजारू बना दिया गया है। इसलिए जब योगाभ्यास करना होता है तो कहता हूँ हाथ पैर ऐंठना, हाथ पैर ऐंठ लिया जाए थोड़ा। और शरीर के साथ में जो सूक्ष्म शरीर के क्रम है
उनके लिए भी एक शब्द प्रयोग करता हूँ। जैसे कोई कार आती है, उसकी इंजन को ट्यून करना होता है, या व्हील बैलेंसिंग जो कहते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में जब प्राण के साथ में हम काम करते हैं, प्राण के साथ में सीधे काम करना संभव नहीं होता, प्राण वायु के साथ में हम काम करते हैं, जिसे हम प्राणायाम के रूप में जानते हैं। तो प्राण वायु के साथ में जब हम काम करते हैं तो ये एक तरह से इंजन की ट्यूनिंग या व्हील बैलेंसिंग जैसा होता है। सूक्ष्म शरीर से हम स्थूल शरीर की तरफ काम करना शुरू करते हैं, काम करते हैं। तो इस तरह से अगर योग युक्त हम हों, योगाभ्यास करते रहें, तो सहज रूप से रोग मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा जीवन शैली ऐसी है कि सभी लोग सामान्यतः उनको पता ही नहीं होता, उनका भी दोष नहीं है, रोगानुशासन में लगे हुए हैं। और व्यक्तिगत तौर पे किसी को बोलना ठीक भी नहीं है, किसी के पास सुनने की फुर्सत भी नहीं है, कोई सुन भी लेता है तो समझने की फुर्सत नहीं है। और इसलिए बोलना भी जायज़ नहीं लगता जब मुझसे पहले इतने लोग बोल चुके हैं, कह चुके हैं। बुद्ध बोल गए, कबीर बोल गए, नानक बोल गए, मीरा ने बता दिया, गोरख बता के चले गए। जो मैं कह रहा हूँ वो कोई नई बात नहीं है, सभी बता के चले गए हैं। प्रभु यीशु ने कहा, सबको बताया, अलग अलग ढंग से बताया। या तो सुना नहीं लोगों ने, सुना तो समझा नहीं, अपने ढंग से उसका अनुवाद करके अपने ढंग से उसको परिभाषित करने लगे। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कभी कभी बकवास करूं, और चूँकि तकनीकी व्यवस्था है, आपको किसी को मज़ा आ जाए तो ठीक है, वरना YouTube पर चीज़ें पड़ी रहेंगी, किसी दिन डिलीट हो जाएंगी, मिट जाएंगी, क्योंकि सदा के लिए तो कुछ है ही नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी लगे और मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सही हो, ये भी नहीं है, हो सकता है गलत हो। मेरा अपना अनुभव है, अपनी समझ है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि रोगानुशासन को छोड़ना हो तो योगासन की तरफ आना होगा, रोगाभ्यास से योगाभ्यास की तरफ। अन्यथा पूरा जीवन मैं देखता हूँ आसपास अपने लोगों का, वो रोगाभ्यास में लगाए हुए हैं। शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, क्योंकि आजकल ज्ञान इंटरनेट पर इतना उपलब्ध है। इतने ज्ञानी होने के बावजूद वे जीवन में रोगाभ्यास में लगे हुए हैं। उनकी जो गाड़ी है उसे रफ रोड में ऑफ रोड ड्राइविंग का मजा ले रहे हैं। शायद टेस्ट करके देखते हैं कि इसके टायर मजबूत है कि नहीं, स्टीयरिंग दमदार है कि नहीं। अपनी कार ऑफ रोड ड्राइविंग का मजा लेते हैं, और फिर जब दिक्कतें होती हैं तो स्वाभाविक है कि इतने चिकित्सालय खुले हुए हैं तो जाना ही है वहाँ। उनका भी अपना व्यापार है, कारोबार है, इतनी औषधियाँ बेचना है, तो उसका संसार का अपना मजा है। लेकिन यदि आपको ये मज़े नहीं लेना है तो एक बहुत सुंदर रास्ता है, वो है योगाभ्यास। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि चिकित्सक हैं,
चिकित्सक है मतलब उनको शरीर विज्ञान की जानकारी है, पता है। और चिकित्सक है, सिगरेट पी रहे हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि शरीर शुद्ध ऑक्सीजन के लिए है, ना कि धुएं के लिए फेफड़े बने हुए। शराब पी रहे हैं, सबको बताते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, नुकसानदेह है, वो खुद शराब पी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो गाड़ी को, अपनी कार को ऑफ रोड ड्राइविंग का मजा ले रहे हैं, देर रात तक जाग रहे हैं, देर रात को भोजन कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। मैं इस पर भी किसी दिन बकवास करूंगा कि रात में भोजन की आवश्यकता है या नहीं है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे लोग ढाबे में खाना खा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन रहे हैं। इतनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शरीर पर पड़ेगा अगर दुष्प्रभाव तो मन पर, और इसका उल्टा भी, अगर मन पर दुष्प्रभाव है तो शरीर पर आएंगे। तो ये दुष्परिणाम चलते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि केवल हम ही नहीं, ये बहुत सारे लोग जान रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में भी आप देखिए, एक आयु होती है जिस आयु के बाद शासन व्यक्ति को रिटायर कर देता है। वो मतलब उनकी दृष्टि में अब ये वाहन इस सड़क पर चलने लायक नहीं रहा। अगर मैं सही हूँ तो सेना में जो सैनिक हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सबसे कम है, सबसे जल्दी उनको सेवानिवृत्त किया जाता है। और यही कारण है कि कुछ सेवाओं में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षण होता है कि वहाँ से वो सेवा छोड़े तो दूसरी जगह उनको सेवा के अवसर में आरक्षण मिले। इसका ठीक अगर अवलोकन करें तो पाएंगे सेना में जो सेवा कर रहे हैं उनका जो शरीर है, उनकी मन स्थिति है, उनकी जो परिस्थिति है वो ठीक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने वाले वाहन की है। ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में वाहन चल रहा है तो ज़्यादा दिन ठीक ठाक नहीं रह पाएगा। जल्दी ही उसमें खड़र खड़र की आवाज़ें आने लगेंगी, इंजन बैठ जाएगा, ब्रेक काम करना बंद कर देंगे, तो आपको उस कार को रिटायर करना पड़ेगा बहुत जल्दी। और वही कार अगर अच्छी शानदार नेशनल हाईवे में जो बनी हुई सड़क है या भारतमाला एक्सप्रेस वे में चल रही है तो ज़्यादा दिन चलेगी, स्मूथ चलेगी, बढ़िया चलेगी। बस ये है कि उस सड़क पर भी आप उसको संयमित ढंग से चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, ज़्यादा हुनर का प्रदर्शन करते हुए न चलाएं, संतुलित सम्यक, भगवान बुद्ध जिसको सम्यक शब्द बोलते हैं, सम्यक रूप से चलाएं तो आपकी कार की आयु बहुत ज़्यादा होगी, बहुत अच्छे और बहुत दिन तक चलेगी, एवरेज भी अच्छा मिलेगा। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ में, सेना की नौकरी कर रहे हैं, विपरीत परिस्थिति में है, उबड़ खाबड़ सड़क में चल रहे हैं तो सेवानिवृत्ति जल्दी होगी। अगर आप शिक्षक हैं तो आपकी सेवानिवृत्ति की आयु ज़्यादा होगी, अगर आप चिकित्सक हैं तो और ज़्यादा होगी। तो हमारी परिस्थितियां भी हमारे शरीर के, मन के और भावनात्मक स्तरों को खराब करने में भूमिका निभाते हैं। बस वही है कि उन परिस्थितियों में हम अपने आप को
कैसे संभालते हैं, कैसे संतुलित ढंग से हम उनमें सम्यक ढंग से समझपूर्वक कितनी कुशलता से अपने आप को अनुकूलित करते हैं। और सबसे कुशलता ये है कि जब ये निश्चित हो कि इस जगह आग लगने वाली है, इस गांव में आग लगने वाली है या इस घर में आग लगने वाली है, तो सबसे कुशलता ये है कि हम कैसे ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आग की लपटें नहीं पहुंचेंगी। यही सबसे बड़ी कुशलता है। उन आग की लपटों से हम कैसे बच पाएं समय रहते, यही हमारी कुशलता है। और मैंने काफ़ी देर हो गई बातें करते करते, बकवास करते करते। हो सकता है आपको कोई बात पसंद आए, और अगर पसंद आए तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये श्रम या यह उपक्रम ये प्रयास सफल रहा और मेरी इस बकवास को आपने सुना, समय दिया।